क्या आप कभी बुली हुए हैं? आधे से ज्यादा लोगों का जवाब शायद हाँ में ही होगा। ये समस्या ऐसी है जिनसे दुनिया में हर कोई जूझ रहा है, और एक दिन आप पूरी तरह से बदल कर एक दूसरे ही इंसान बन जाओ तो क्या होगा। आज की कहानी भी ऐसे ही पहलू पर बनाई गई है, जो कि एक सुपरहिट मूवी रह चुकी है। तो चलिए, आज मूवी स्ट्राइप सुनाने वाली है 2001 की जापानीज मूवी ऑल अबाउट लिली चाओ चाओ। डायरेक्टर शुंजी इवाई, IMDb 7.5। ये भी मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से सजेशन था। मैं उस सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। यूजी 12-13 साल का एक लड़का कान में हेडफोन लगाए एक सुपरस्टार सिंगर के गाने सुन रहा होता है, जिसका नाम है लिली चाओ चाओ। यूजी ने वेबसाइट पे लिली चाओ चाओ के नाम का फैन पेज भी खोला है, जहाँ रोज हजारों लोग ऑनलाइन चैट्स करते हैं। यूजी लिख रहा है, उस लड़की का जन्म 19 दिसंबर 1980 को हुआ था, सटीक समय 10:50 पर, और ठीक इसी समय मार्क डेविड ने जॉन लेनन को मारा था। इसे एक इत्तेफाक कहा जा सकता है, पर मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि उसने इस दुनिया में जन्म लिया, और उस लड़की का नाम है लिली चाओ चाओ। यूजी सुपरस्टार सिंगर लिली चाओ चाओ का बहुत बड़ा फैन है, और उसकी जिंदगी में जब भी कोई दुख या परेशानी आती है तो वो लिली के गाने सुना करता, जिससे उसके मन को सुकून मिलता है। गाने सुनने के बाद यूजी अपने घर की तरफ निकला। यूजी के साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं। यूजी एक बहुत ही साधारण परिवार से है, लेकिन उसकी उम्मीदें और सपने आसमान को छू लेने वाले होते हैं। अब यूजी और उसके दोस्त एक बड़ी सी म्यूजिक शॉप में घुसे और वहाँ बहुत सारे कैसेट चुरा कर भाग जाते हैं। पीछा करने के बाद भी दुकानदार उन्हें पकड़ ना पाया। इसके बाद वो एक और दुकान पर गए, जहाँ से यूजी ने कम दाम में बिक्री हो रही एक बड़ी सी पेंटिंग खरीदी, जिसमें लिली चाओ चाओ लिखा होता है। वो उसे पीछे साइकिल पर टांगे लेकर जा रहा है, और उसके बाकी दोस्त उसे देखकर हंसते हैं। यूजी की माँ का एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर है। टीवी पर खबर आ रही है कि आजकल के बच्चे कैसे कैसे अपराध कर रहे हैं। बड़े डरावने होते जा रहे हैं बच्चे भी। रात में यूजी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है। यूजी का एक भाई है, शिनिची। यूजी के बाबा बोले, शिनिची, तुम अपना सरनेम इची से बदलकर शिंजी रख लो, क्योंकि इची का मतलब होता है बड़ा बेटा, और इसीलिए इची सरनेम यूजी को ही रखने दो। लेकिन शिनिची ने अपना नाम बदलने से मना कर दिया। बाबा बोले, शिकायत मत करो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। यूजी के माता पिता अपने बच्चों से प्यार तो करते ही हैं, लेकिन थोड़े सख्त भी हैं। अब रात में यूजी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा किसी से चैट कर रहा है। उसने लिली चाओ चाओ नाम की वेबसाइट बनाई होती है, जो सिर्फ उसके फैंस के लिए है, और उसी में एक नया मेंबर जुड़ा है, जिसका नाम है ब्लू कैट। यूजी ने वहाँ अपना नाम फीलिया रखा है। हेलो, मेरा नाम है ब्लू कैट। मुझे ऐसी वेबसाइट के बारे में पहले नहीं मालूम था। मैं भी लिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। फीलिया यानी यूजी ने लिखा, हाय ब्लू कैट, तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ फीलिया, इस वेबसाइट का मैनेजर, और यहाँ का एक ही नियम है कि तुम्हें लिली से प्यार करना होगा, बस, और कुछ नहीं। यूजी इसी तरह लिली के चाहने वालों को ढूंढता और उन्हें अपने साथ जुड़े रहने के लिए कहता। एक दिन यूजी लिली की एक एल्बम चुराते हुए उसी म्यूजिक शॉप में पकड़ा गया। दुकानदार ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे उसके स्कूल टीचर के हवाले कर दिया और सारी बात बता दी। अगले दिन स्कूल टीचर ने यूजी की माँ मिसेस हासुमी को स्कूल में बुलाया। हासुमी कुछ महीने की गर्भवती चल रही है। यूजी के चोरी की बात सुनते ही उन्होंने वही यूजी को बिना कुछ सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। बेटे ने चोरी की है, माँ के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। यूजी के टीचर ने उसकी माँ को रोकते हुए कहा, बस एक सीडी चुराई है और घबराने की बात नहीं है। दुकानदार से मैंने यूजी की तरफ से माफी मांग ली है। आजकल के बच्चों के दिमाग में पता नहीं अजीब अजीब सी ही चीजें चलते हैं, अलग सोच रखते हैं वो। उसे भी अपनी गलती की समझ आ गई होगी मिसेस हासुमी, पर यूजी की माँ बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है अपने बेटे के इस करतूत पे। इसके बाद यूजी ने माँ को अपनी साइकिल पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। माँ चाहे अपने बेटे को कितना ही मार ले, गुस्सा करे, लेकिन दोनों का रिश्ता अटूट होता है। अब रात में वो लिली के गाने सुन रहा है कि तभी बीच रात में उसे होशिनो नाम के एक लड़के का फोन आया, और उसे अभी के अभी एक सुनसान जगह पर बुलाया है। जब यूजी ने ठीक है कहा तो वो बोला, ठीक है सर, बोलो, मुझे सर कहकर बात किया करो, समझे। होशिनो यूजी से ऐसे बात कर रहा है जैसे यूजी उसका खरीदा हुआ गुलाम हो। आखिर इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये आप धीरे धीरे आगे कहानी में जानेंगे। अब यूजी उस जगह पहुंचा जहाँ होशिनो के अलावा 2 और लड़के थे। वो यूजी को परेशान करने लगे, उसकी साइकिल तोड़ दी, उसके बैग से सारा सामान निकाला तो लिली की वही नई एडिशन की सीडी भी थी।
होशिनो ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये सब इसीलिए क्योंकि वो कैसेट चुराते हुए पकड़ा गया और अब वो लोग भी वहाँ चोरी करने नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने जबरदस्ती यूजी को नंगा करवा कर उससे गलत काम करवाते हैं, उसका मजा लेते हैं। वहाँ यूजी के वही 2 दोस्त भी है, लेकिन उनकी भी जुबान बंद है क्योंकि अगर कुछ कहा तो उन्हें भी बुली किया जाएगा। यूजी ऐसे ही बुली हुआ करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही है और हर रोज रात में कंप्यूटर के सामने बैठ लिली के फैन ब्लू कैट से बातें करता, मानो जितना उसके अंदर उसके दिल की चीजें बाहर वाले नहीं जानते, उतना ब्लू कैट उसे जानता होगा, क्योंकि वहाँ वो बिना डरे खुद की पहचान छुपाए अपने दिल की बात लिली के गानों के जरिए कह सकते हैं। अब कहानी 1 साल पीछे की है, जब होशिनो और यूजी की मुलाकात हुई थी। होशिनो स्कूल का एक टॉपर स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी कोई उसे खास पसंद नहीं करता था। उसे स्कूल की तरफ से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। पहली बार होशिनो और यूजी की मुलाकात केंडो क्लास में हुई, जिसमें तलवारबाजी सिखाई जाती है। क्लास के बाद केंडो क्लास की ही 3 लड़कियां होशिनो और यूजी को बुली करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। उसने होशिनो से कहा, तुम अपने आप को हमसे ज्यादा स्मार्ट समझते हो, क्लास टॉप क्या कर लिया, खुद को ओवर स्मार्ट समझने लगे, लेकिन ये जान लो ये पूरा स्कूल तुमसे नफरत करता है। लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक और दोस्त के साथ मिलकर तीनों खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद होशिनो यूजी को अपने घर ले आया। वो होशिनो की माँ से मिला, जो कि बेहद ही सुंदर है, कम उम्र है, जैसे वो उसकी माँ ना होकर उसकी बड़ी बहन हो। वो उसकी माँ है सुन तो यूजी भी दंग रह गया था। होशिनो की माँ ने यूजी से उसका नाम, घर पर कौन कौन है पूछा और फिर रात के खाने पर उसे इनवाइट किया। वैसे भी कल संडे छुट्टी है। यूजी मना करता है तो होशिनो की माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी, आज रात यहीं रुकना तुम। यूजी देखता है कि होशिनो की माँ का केवल तन ही सुंदर नहीं, बल्कि वो दिल की भी बहुत अच्छी है। उस रात दोनों ने काफी सारी बातें की, यूएफओ की, बिग बैंग थ्योरी, एलियंस, यूनिवर्स की। एक ही मुलाकात में दोनों काफी नजदीक आ गए थे। यूजी बोला, तुम तो पक्का कोई एलियन होगे, तभी तो तुमने टॉप किया है। तब उसने बताया कि वो 7th आया है और पर्सनालिटी टेस्ट में फर्स्ट आया है। मुझे पता है लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मुझे झूठा कहते हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस यूजी और हाशिनो को हम अभी देख रहे हैं वो कितने ही अलग है ना बाद वाले से। दोनों पहले कितना हंसते थे, बातें करते थे, उनमें बातें होती थी, पर अब दोनों ही बदल गए हैं। उसी दौरान ही यूजी को लिली चाओ चाओ के बारे में पता चला था। होशिनो के घर पर वही लिली की पेंटिंग टंगी थी और उस वक्त होशिनो उसका नया नया फैन बन रहा था। अगले दिन स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जो यूजी के बगल में बैठी है। शायद यूजी उसे पसंद करता है। स्कूल के बाद सभी होशिनो, यूजी और भी कुछ दोस्त स्टेशन ट्रेन पकड़ने पहुंचे, जहां होशिनो उसी लड़की से टकरा जाता है। इसके बाद जैसे कि दोस्तों में होता है, वो होशिनो को उस लड़की के साथ चिढ़ाने लगते हैं। उसका नाम कांडा कुनो है। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती ढकेलने लगे, उससे बात करने के लिए उसे छेड़ रहे हैं। इतने में वही एक अलग बदमाश का ग्रुप होशिनो को बुली करने लगा, उसे गाली देने लगा। होशिनो इन सब चीजों से खुद को दूर रखना पसंद करता है, ना ही उसे ऐसी लड़कियों से जाकर बात करना पसंद है, लेकिन उसके एक दोस्त ने भी उन लड़कों को अच्छा जवाब दे दिया। ऐसे ही उन दोस्तों की जिंदगी बीत रही है, साथ में मजे करते, केंडो क्लास जाते, और एक दिन उन्होंने ओकिनावा आइलैंड की फोटो मैगजीन में देखी और वही घूमने जाने का प्लान करने लगे। लेकिन जब सभी ने अपने अपने पैसे इकट्ठे किए तो मालूम हुआ कि इन पैसों से तो वो ओकिनावा 100 सालों में भी ना जा पाएंगे। इससे अच्छा पब्लिक पूल में ही तैर लेते हैं। अब सभी सोचने लगे कि कैसे पैसे कमाए, मजदूरी का काम करे, अखबार और दूध घर तक पहुंचाए या किसी अमीर आदमी का पॉकेट मार ले। आसान तरीका यही था। तो अब पैसे चुराने वो सभी कार पार्किंग में खड़े हैं और तभी एक महंगी गाड़ी के पास उसका मालिक आया। होशिनो के बदमाश दोस्त सोच ही रहे हैं कि कौन जाकर उनसे पैसे छीनेगा। इतने में वही स्टेशन वाले हाई स्कूल के गुंडे लड़के उसे धमकाकर सारे पैसे छीन लेते हैं। लेकिन अब जो कभी न सोचा था वो हुआ। होशिनो उन बदमाश लड़कों के चुराए पैसे लेकर जो दौड़ लगाई कि फिर वो उनके हाथ न आया। अब पांचों दोस्त मिलकर पहली बार हवाई जहाज का सफर तय कर ओकिनावा आइलैंड पहुंचे, जहां पहले से ही एजेंट की ओर से गाइड और सुंदर सुंदर लड़कियां उनका इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें देख सभी लड़के खुश हो गए। वही लड़कियां उन्हें पूरा आइलैंड घुमाएगी और साथ ही बाकी चीजों का भी ख्याल रखेंगी। उनका सफर शुरू हुआ। सभी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन लड़कियां साइकिल पर होती है। इस बीच एक और आदमी ने उनकी गाड़ी से लिफ्ट मांगी। उस आदमी ने कहा, लगता है तुम लोग यहाँ नए हो। ओकिनावा की लड़कियां बहुत ताकतवर होती है
वो मर्दों समान ताकत रखती है, इसीलिए वो सारा काम खुद करती है बिना किसी पर निर्भर रहे। ये पूरा ट्रिप यूची के दो दोस्त वीडियो कैमरा कर रहे हैं। वह आदमी एक ट्रैवलर है जो अपनी मंजिल पर उतर गया और इसके बाद उनका सफर जंगलों के बीच बोटिंग में शुरू हुई। बीच रास्ते में उन्हें फिर से वही ट्रैवलर दिख गया। वो सभी बड़ा ही मजा कर रहे हैं। अब रात होते ही बीच पर लड़कियां और 5 दोस्त मिलकर पटाखे आतिशबाजी जलाते हैं। पटाखे छोड़ने के बाद सभी बीच पर आराम करने लगे कि तभी अचानक से कोई बड़ी सी चीज होशिनो के ऊपर आ गिरी। वो जोर से चिल्लाया। टॉर्च मारकर देखा तो उन्हें एक बड़ी सी मछली दिखी। ये काफी खतरनाक होती है और रोशनी की तरफ खींचकर पानी से उड़कर आती है। होशिनो तो बाल बाल बचा। अब अगली सुबह वो सभी समंदर में तैरने गए हैं। वो उन लड़कियों को देख देख हैरान हो रहे हैं क्योंकि वो सभी बहुत अच्छी तैराकी भी होती है। होशिनो भी उन्हें तैरते हुए देख रहा है। अब लंच का वक्त हो गया कि तभी वही ट्रैवलर घूमता हुआ दोबारा उनसे जा मिला। वो भी साथ में लंच करता है। अब सभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। यहाँ यूची और वही सोलो ट्रैवलर बातें कर रहे होते हैं। ट्रैवलर बोला, मालूम है इस जंगल में बहुत सारी डरावनी चीजें हैं। जैसे कल रात तुमने वो डरावनी मछली देखी जो इंसानों को मार सकती है। यहाँ इन जंगलों में एक ऐसा पेड़ भी है जो दूसरे पेड़ों को अपनी शाखा में लपेटकर मार डालते हैं, जिसे फीकस यानी स्ट्रैंगलर ट्री भी कहा जाता है। कितना भयंकर होगा ये देखना। किसी के लिए ये जगह जन्नत है तो किसी के लिए नर्क, लेकिन यही कुदरत है। कुदरत के ऐसे नजारे और कहीं देखने को नहीं मिलते। इस जंगल में मुझे हर रोज कुछ नया खोजने को मिलता है और इसीलिए मैं ज्यादातर जंगलों में घूमना पसंद करता हूँ। यूची उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा है, जैसे वो उसे कोई सीख दे रहा हो। अब यहाँ होशिनो का भी उन लड़कियों की तरह तैरने का मन हुआ। तैरते तैरते वो पानी के अंदर काफी गहराई में चला गया और कुछ देर बाद ही वो डूबने लगा। फौरन उसे जैसे तैसे बाहर निकाला। वो बेहोश है, उसकी सांसें नहीं चल रही। तुरंत एक लड़के ने आकर उसकी जान बचाई। ये होशिनो के लिए मरकर वापस आने जैसा था। वापस से वो अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में होशिनो बेहद ही शांत है। गाइड बोला, कहते हैं ओकिनावा में इंसान को 7 जिंदगियां मिलती है और होशिनो तुमने तो 2 गवा दी है, यानी तुम्हारे पास अब 5 बची है। जो तुम सांसें ले रहे हो, ये जिंदगी जी रहे हो, ये एक अनमोल तोहफा है, इसे जाया मत करो। अब एक जगह आकर उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। पता चला कि वही ट्रैवलर के गाड़ी से टक्कर लग जाने की वजह से वो बेहद ही जख्मी हालत में है। उसके सर पर चोट लगी है। लेकिन अजीब बात है, जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई उसका मालिक कहता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो खुद हमारी गाड़ी के आगे आ गया था, जिसका हमें बेहद दुख है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसके बाद इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विस से उसे फौरन ले जाया गया। इन सभी हादसों से होशिनो के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है और फिर उसने बाकी के बचे पैसे खुले आसमानों में उड़ा दिए। इसी के साथ उनका ओकिनावा का सफर खत्म हुआ और वो वापस घर लौट आए। लेकिन अचानक से होशिनो का बर्ताव, उसका हाव भाव बिल्कुल बदल जाता है। वो एक समझदार और होशियार लड़के से एक बदमाश गुंडा बन बैठा। क्लास में एक लड़का बाकियों के साथ साथ होशिनो को भी बुली किया करता था। आज वो किसी और लड़के को बुली कर रहा है। लेकिन अचानक से होशिनो ने खुद उससे पंगा लिया और पूरी क्लास के सामने उसे मार कर बेहोश कर उसके बाल चाकू से काट डाले। इतना ही नहीं, उसे नंगा कर कीचड़ में नहलाता है, बुरा से बुरा सलूक करता है। और यहीं से कहानी वापस आज में आ गई। यही थी 1 साल पहले की कहानी, जब होशिनो और यूची एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ओकिनावा से लौटने के बाद होशिनो पूरी तरह से बदल गया और अपनी दादागिरी करने लगा। बुरी संगत और बुरी लत ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया है। इसके बाद से होशिनो और यूची की दोस्ती में भी दरार आने लगी, क्योंकि वो यूची पर भी दादागिरी करता। यहाँ यूची के क्लास में एक शियोरी नाम की लड़की पढ़ती है, जिसकी कुछ अश्लील वीडियो होशिनो ने रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करता है। होशिनो ने यूची को उसका पीछा करने को कहा है। कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। यूची को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो बहुत मार खानी पड़ेगी। और यूची बहुत ही चुपचाप शांत किस्म का लड़का है। यहाँ शियोरी को हर रोज कुछ न कुछ पैसे होशिनो के चमचों को देना पड़ता है, ताकि होशिनो उसकी वीडियोस किसी को ना दिखाए। अब यूची शियोरी का पीछा करता है, मगर रास्ते में शियोरी ने उसे देख लिया। शियोरी बोली, मैंने सुना है कि होशिनो तुमसे भी पैसे लेता है। यूची उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो एक लड़के का ऐसे पीछा करने में बहुत ही अपराध बोध महसूस कर रहा है। कोई जवाब न आने पर शियोरी ने कुछ पैसे यूची के मुंह पर दे फेंका। उसे लगा कि यूची भी उससे पैसे लेने ही आया है। गुस्से में वो यूची को मारने लगी, पर यूची उसे कुछ नहीं करता।
और फिर शियोरी फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद यूची शियोरी के साथ उसके घर तक भी आया। अगले दिन स्कूल में वही लड़की कूनो, जिसे यूची पसंद करता है, उसे एक रिहर्सल के लिए पियानो बजाने बुलाया गया। तो क्लास की कुछ लड़कियों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि कूनो पियानो बजाए, नहीं तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सबके सामने ही वो उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर रिहर्सल छोड़कर चले गए। अगली रात यूची ने शियोरी को फोन लगाया। मेरा दोस्त सास्के तुमसे कल मिलना चाहता है। शियोरी बोली, क्या होशिनो ने तुमसे ये कहने को कहा है? नहीं, सास्के ने, यूची बोला। इसका मतलब सास्के कस्टमर नहीं है। असल में शियोरी पैसों के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। शियोरी बोली, आजकल किसी आदमी को सोचने से मैं उसे कस्टमर समझने लगती हूँ। अच्छा, अगर मैं मोटी हो गई तब भी होशिनो मुझसे ये काम करवाएगा? ठीक है, मैं सास्के से मिल लूंगी। और उसने फोन रख दिया। कुछ देर बाद यूची को होशिनो का फोन आया और इस बार उसे कूनो से झूठ बोलकर उसे एक बंद पड़ चुकी फैक्ट्री तक लेकर आना है। यूची को समझ नहीं आ रहा आखिर होशिनो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात मानने को मजबूर है, चाहे कितनी भी वो चीज गलत क्यों ना हो। अब अगले दिन कहे मुताबिक वो कूनो को उसी फैक्ट्री लेकर आया और उसे अंदर जाने को कहा। तभी वहाँ वही लड़की आई जिसने कूनो को बुली किया था और यूची से कहने लगी, क्या मैं बहुत बुरी लड़की हूँ? इसका मतलब कि ये पूरा प्लान उसी का ही था। पता है, ये फैक्ट्री होशिनो का फैमिली बिजनेस हुआ करता था, लेकिन एक दिन छापा पड़ा और फैक्ट्री बंद हो गई। उस लड़की की बात सुनते ही यूची समझ गया कि होशिनो ने कूनो को यहाँ क्यों बुलाया है। यहाँ होशिनो के कुछ दोस्तों ने मिलकर उसी फैक्ट्री के अंदर कूनो का बलात्कार किया। भागने की इतनी कोशिश के बाद भी वो उन विकृत मानसिकता के लोगों से बच नहीं पाई और वही लड़की खिड़की से ये सब कुछ देख रही है। अपना गुस्सा, अपना बदला, अपनी भड़ास लोग ऐसे ही निकालते हैं। उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। दोस्त दोस्त नहीं, एक लड़की की इज्जत उछलता देख दूसरी लड़की को सुकून मिल रहा है। ये दुनिया ही मतलबी हो चुकी है। बेचारा यूची बाहर खड़ा बस रोए जा रहा है। यूची कूनो को पसंद करता है और उसने खुद अपने ही प्यार को मौत के मुंह में ढकेल दिया। उसे अपनी जिंदगी अब नीरस सी लगने लगती है। बस रात को कंप्यूटर के सामने वो बैठ जाता और ब्लू कैट के जैसे बाकी लिली के फैन से बातें करता। भले ही उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसके लिए अभी भी एक चीज बची थी जो उसे सबसे प्यारी है, और वो है लिली चाओ चाओ के गाने। अब एक दिन यूची और शियोरी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। शियोरी ने एक कस्टमर की पर्स चोरी की है। यूची ने सास्के का पूछा तो शियोरी ने बताया, वो मुझे पसंद करता है और मेरे साथ समय बिताना चाहता है, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूँ। उसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाली लड़की पसंद है जिसे मैंने बहुत पहले ही खो दिया है खुद के अंदर से। यूची बोला, वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे लिए होशिनो से लड़ सकता है, तुम उसके साथ इस नर्क से बाहर निकल सकती हो, यही एक सुनहरा मौका है तुम्हारे पास। शियोरी बस मुस्कुराती है। अब दोनों ट्रेन से घर जा रहे हैं। यूची को भी पता चलता है कि शियोरी भी लिली चाओ चाओ की फैन है। फिर यूची ने उसे एक एल्बम भी सुनने को दिया। अब यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी आज कूनो वापस स्कूल आई है। उसके क्लास में आते ही सभी हक्का बक्का हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि उसने अपने सर के सारे बाल मुड़वा लिए हैं और ये सब उसने इसीलिए किया है ताकि वो होशिनो और उसके दोस्तों द्वारा किए गए बलात्कार का विरोध कर सके, उन्हें बता सके कि मैं हारी नहीं हूँ। कूनो की हालत देखकर यूची को एहसास हुआ कि शियोरी भी किस दर्द के साथ जी रही है, क्योंकि जब एक लड़की की इज्जत नीलाम होती है तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। मगर शियोरी की तरह कूनो चुप नहीं हो गई, बल्कि उसके साथ हुए जुल्म पर उसने आवाज उठाई, जिससे आज वो डर से लड़के कांप रहे हैं। जुल्म सहना भी एक अपराध है और जितना सहोगे उतना ही दबते चले जाओगे। शियोरी खुद की इस कायरता पर बहुत रोती है। स्कूल के बाद शियोरी लिली के गाने सुनते सुनते आसमान में बहुत सारे पतंग उड़ते हुए देखती है। फिर उसने जाकर देखा कि बहुत से लोग वहाँ पतंग उड़ा रहे हैं। उसने भी एक पतंग उड़ाई, हंसते खेलते हुए। कब से वो इस तरह नहीं हंसी है। उसे भी पतंगों की तरह उड़ना है। वो बंधी हुई है, कैद है, पर अब वो आजाद होना चाहती है, अपने पंख फैलाना चाहती है और आखिरी बार वो उड़ती है एक ऊंची टावर से। मगर वही उसकी आखिरी उड़ान थी। उसने खुदकुशी कर ली। यूची को शियोरी की मौत बहुत असर कर गई है और इन सभी हादसों का कारण है होशिनो, जो एक खाली मैदान में लिली के गाने सुनते हुए पता नहीं क्यों जोर जोर से चीख रहा है, मानो उसके अंदर भी कुछ चल रहा है। इसके बाद यूची ने होशिनो से मिलना जुलना कम कर दिया और टीचर को होशिनो की बुली करने की भी बात बता दी। अब एक दिन यूची को चैट पर पता चला
कि लिली अपना एक लाइव कॉन्सर्ट कर रही है। वो बहुत ही खुश हो गया। एक फैन के लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। यूची शो देखने के लिए लाइन में खड़ा है, जहाँ हजारों फैंस की भीड़ है। कुछ फैंस में फीलिया की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि वो सभी यूची की बनाई वेबसाइट से जुड़े हुए हैं और फीलिया यानी यूची उस वेबसाइट का मैनेजर है। यूची को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा है, पर वहाँ कोई भी यूची को नहीं पहचानता। यूची थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे होशिनो दिख गया। वो घबरा कर उसे नजरअंदाज करने लगा, लेकिन होशिनो यूची को देख लेता है। अरे यूची, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? चलो अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अपनी टिकट मुझे दो तो, और जाओ मेरे लिए कोक लेकर आओ। फिर उसे एक हरा सेब थमाते हुए वो बोला, किसी को ये चाहिए हो तो दे देना। अब उसने उस हरे सेब को देखा जिस पर ब्लू कैट की आईडी लिखी होती है, जिससे अक्सर यूची वेबसाइट पर चैट करता है। यानी ब्लू कैट और कोई नहीं, होशिनो ही है। कॉन्सर्ट में आने से पहले ही ब्लू कैट ने फीलिया से कहा था कि वो एक हरे सेब के साथ नजर आएगा। यूची कोक लेकर वापस आया। होशिनो उसे दूर भीड़ में खड़ा दिखा, जो उसकी टिकट उसे ही दिखाकर फाड़ देता है। उसने जानबूझकर ये किया जिससे वो लिली का कॉन्सर्ट न देख सके। बेचारे यूची ने सर्द में खड़े खड़े ही लिली का पूरा कॉन्सर्ट बाहर लगी स्क्रीन पर देखा। शो खत्म हो गया, लेकिन यूची खड़ा है होशिनो के इंतजार में। उसका गुस्सा अब उफान पर है। उसने भी उसी भीड़ का सहारा लेकर होशिनो को इस परिस्थिति में ले आया और फिर उस पर छोटी छुरी से हमला कर वहां से निकल गया। अब चैट में सब डिस्कस कर रहे हैं। लिली के कॉन्सर्ट में कोई एक लड़का मारा गया है, लेकिन किसने मारा ये कोई नहीं जानता। चैट्स में और भी नए मेंबर जुड़ते हैं, जो किसी न किसी सिचुएशन में खुद को लिली के गाने से कनेक्ट करते हैं। उन सभी को उनकी डूबती बिखरती जिंदगी में एक लिली ही सुकून देती है। और आखिर के सीन में यूची, होशिनो, शियोरी और भी लोग लिली के गाने सुन रहे होते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, आज के युवा पीढ़ी की परिस्थिति को बखूबी दिखाया गया है कि उनका कैसे कैसे चीजों से सामना होता है। बुली होना, रेप होना, प्रोस्टिट्यूशन में जाना, चोरी करना, और फिर आता है खुदकुशी या खून। यहाँ जितने भी किरदार थे वो सभी किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहे थे, जो उसके अंदर गहराई तक जा चुकी थी। उनका सोचना उनकी हरकतों से ये साफ दिखाई भी देता है। होशिनो एक इंटेलेक्चुअल काइंड लड़का जो बुली हुआ करता था, आखिर में कैसे गुंडे में बदल जाता है। धीरे धीरे उसके अंदर कैसे बदलाव होते हैं, वो क्यों ऐसा हो गया था। गौर करने वाली चीज ये है। और फिर यूची, जो बिल्कुल ही शांत, बहुत ही अच्छा लड़का होता है, आखिर में वो खून करने को क्यों मजबूर हो जाता है। दोस्तों, होशिनो के किए गए एक्ट को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, पर उस वजह को तलाशना ये जरूरी है। आजकल के पेरेंट्स, आजकल के टीचर्स को ये ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये सारे 13-14 साल के बच्चे हैं, ताकि भविष्य में ऐसे जुर्म होने से उन्हें रोका जा सके। मैं जानती हूँ आपकी भी अलग सोच, अलग पहलू होंगे। प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और ये बस कहानी नहीं है, एक तरह से समाज का शीशा दिखाना हुआ है। बहुत ही डीप मीनिंग है इस मूवी में। तो इसी के साथ मैं भी अलविदा लेती हूँ। जल्द मिलेंगे नई एक और कहानी के साथ। तब तक सुनते रहे, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स एंड लव यू।